नमस्कार। आज हम मिडल ईस्ट में जो ये हालिया तनाव भड़का है 13 जून 2025 से, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं। कोशिश रहेगी कि इनसे एक पूरी तस्वीर समझी जाए। तो मतलब देखना यह है कि इन स्रोतों से क्या पता चलता है, मेन घटनाएं क्या थी, कौन किसके साथ खड़ा है और आगे क्या हो सकता है। शुरुआत हुई थी इजराइल के एक ऑपरेशन से, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो चलिए देखते हैं इन सोर्सेज में क्या है। तो तारीख थी 13 जून 2025। इजराइल ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हवाई हमले शुरू किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया इसे। जानकारी यही है कि नतांज, जो काफ़ी अहम माना जाता है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, इस्फहान, फोर्डो, ये सब निशाने पर थे। हाँ, और जैसा कि ऐसे हमलों के बाद होता ही है, ईरान ने भी तेजी से जवाब दिया। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि उन्होंने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें दागी, बैलिस्टिक मिसाइलें, बल्कि और ये थोड़ा चौंकाने वाला था, कतर में जो अमेरिका का बड़ा एयरबेस है अल उदीद, उससे भी निशाना बनाया। अमेरिकी ठिकाने पर हमला, ये तो मतलब स्थिति को और उलझा देता है। बिल्कुल, और शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से इन हमलों में दोनों तरफ काफी जाने गई हैं, सैकड़ों में, सिविलियन भी, मिलिट्री वाले भी, और नुकसान भी काफी हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को। अमेरिकी बेस पर हमला, तो क्या सूत्रों से ये पता चलता है कि अमेरिका की सीधी प्रतिक्रिया क्या रही इजराइल के हमलों के अलावा, क्योंकि ये तो सिर्फ इजराइल ईरान का मामला नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। अमेरिका की प्रतिक्रिया काफी बड़ी थी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने न सिर्फ अपने बड़े नेवी शिप्स जैसे यूएसएस निमित्ज है, यूएसएस फोर्ड है, वो उस इलाके में भेजे, अच्छा, बल्कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से खुद भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। तो हाँ, अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गया। तो मतलब अमेरिका और इजराइल एक तरफ, अच्छा, यूरोप और बाकी जो रीजनल देश हैं उनका क्या स्टैंड रहा? क्या वो भी इसी तरफ थे? यूरोप से इजराइल को काफी हद तक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है, खासकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों से। कुछ यूरोपियन देश तो डिफेंस सिस्टम्स भी दे रहे हैं इजराइल को, और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की भी बातें चल रही हैं। और खाड़ी देशों का क्या? सऊदी अरब, यूएई? हाँ, वो भी अहम है। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इन देशों ने भी अमेरिका इजराइल के साथ अपना जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसे कंफर्म किया और ईरान के हमलों की निंदा की। ऐसा लगता है, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि ये देश ईरान का जो बढ़ता असर है इलाके में, उसे काउंटर करने के लिए इस मौके को देख रहे हैं। दिलचस्प है कि ये रीजनल पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ईरान को किसका सपोर्ट मिल रहा है? ईरान के समर्थक भी हैं, लेकिन उनका सपोर्ट थोड़ा, कह सकते, अलग तरह का है। रूस और चीन को देखें, हाँ, उन्होंने बयान तो दिए हैं, इजरायली हमलों को गलत बताया है, ईरान का मौखिक समर्थन किया है, लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक वजहों से सीधी मिलिट्री मदद देने से वो बच रहे हैं। अच्छा, मिलिट्री मदद नहीं, लेकिन ईरान के पास वो जिसे कहते हैं प्रतिरोध की धुरी या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उसका क्या रोल है यहाँ? हाँ, वो बहुत अहम है। ये प्रतिरोध की धुरी असल में उन आर्म्ड ग्रुप्स का नेटवर्क है जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला, फिलिस्तीनी हमास, इराक में कुछ शिया मिलिशिया हैं, यमन के हूती। ये सब, ये सीधे ईरान की आर्मी नहीं है, पर ईरान के लिए या उसके लक्ष्यों के साथ लड़ते हैं, प्रॉक्सी कह सकते हैं। तो इनका क्या रिएक्शन रहा? इन्होंने फौरन अपनी तैयारी दिखाई है और कुछ जगहों पर, खासकर लेबनान इजराइल बॉर्डर पर, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ाके जुटाने की खबरें भी हैं। यानी ये प्रॉक्सी ग्रुप्स भी एक्टिव हो गए हैं। और ये भी सुनने में आया कि हजारों लड़ाके तैयार हो सकते हैं, इराक, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी। अगर लड़ाई बढ़ी तो ये तो स्थिति को और भी ज्यादा विस्फोटक बना सकता है। बिल्कुल, ये प्रॉक्सी वाला एंगल बहुत खतरनाक है। खाड़ी देशों की बात हो रही थी, सऊदी अरब, जॉर्डन, वो सार्वजनिक रूप से क्या कह रहे हैं और अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, खाड़ी देशों की स्थिति थोड़ी नाजुक है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश पब्लिकली तो शांति और संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर, जैसा रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, वो अमेरिकी हितों के साथ ज्यादा जुड़े नजर आते हैं। और डिप्लोमेसी, क्या कोई बातचीत की कोशिशें भी हो रही हैं? हाँ, पर्दे के पीछे कोशिशें जारी हैं। कतर इसमें एक रोल प्ले कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के देश भी और यूएन भी, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सीजफायर हो जाए, बातचीत का रास्ता खुले। तो इन सब जानकारियों को देखते हुए सबसे बड़े खतरे क्या लग रहे हैं? मतलब आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये लड़ाई रीजनल लेवल पे फैल जाए। अगर ये ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप्स
पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाते हैं, हाँ। तो फिर ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान तक नहीं रहेगी। ये लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, इन सब जगहों पर फैल सकती है। मतलब एक बड़ा रीजनल वॉर। और उसके ग्लोबल असर? वो तो बहुत गंभीर होंगे। तेल की कीमतें एकदम से बढ़ सकती हैं, शिपिंग रूट्स जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बाधित हो सकते हैं, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। फिलहाल डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों के अगले कदम अभी बहुत साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि ये एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। एक लोकल झगड़ा जो शुरू हुआ लेकिन जिसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर शामिल हो गए हैं और जिसके दूर तक असर होने का गंभीर खतरा है। जटिल जाल बताया गया है। उसे देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि कौन सी एक छोटी सी चिंगारी, कोई एक अप्रत्याशित घटना इस पूरे नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसे एक बड़े रीजनल युद्ध की तरफ धकेल सकती है। या फिर क्या इसी उलझन में कहीं कोई ऐसा मौका भी छिपा हो सकता है जिसकी उम्मीद न हो और जो टेंशन कम करने का रास्ता खोल दे? ये सवाल इस वक्त शायद सबसे अहम है।